नमस्कार। आज हम लोग जैक के अकॉर्डिंग मॉडल सेट 4 का क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं। हमें पता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपना जो डिसीजंस होता है वो खुद लेते हैं। तो आंसर हम लोग लिखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय धन के मालिकों द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विनियोग को परिभाषित करें। विनियोग क्या है? हम लोग अपनी सेविंग का इनकम का कुछ पार्ट को सेविंग रखते हैं, ठीक है, और उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, लगा देते हैं जिससे कि हमारा एक टाइम ड्यूरेशन के बाद इनकम जो वो ना इंक्रीज़ होता रहता है, पैसे बढ़ते रहते हैं। तो ये हम लोग क्यों करते हैं? प्रॉफिट की मैक्सिमाइजेशन के लिए। तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि अपनी बचत की पूंजी को किसी ऐसी जगह पर लगा देना जिससे कि एक निश्चित समय बाद वह पूंजी बढ़ जाए, तो उसे निवेश कहते हैं। निवेश अपने पैसे पर अतिरिक्त लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। नेक्स्ट है, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में क्या अंतर है। सकल घरेलू उत्पाद का मतलब जीडीपी और सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब जीएनपी। तो जीडीपी जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और जीएनपी है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है वो किसी कंट्री के अंदर, मतलब उसके इनसाइड में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो वहाँ के रेसिडेंट्स हैं नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। बस वो एक कंट्री के अंदर जितना टोटल प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो हम लोग जीडीपी, उसका हम लोग मॉनेटरी वैल्यू को जीडीपी में लेते हैं। और जीएनपी होता है कि यहाँ पे बात आ गई रेसिडेंशियल की, जब वहाँ के रहने वाले लोग कहीं भी अगर गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन करते हैं तो उनका जो मॉनेटरी वैल्यू होता है वो जीएनपी होता है, ठीक है। अब ये अपने देश में भी हो सकता है, दूसरे देश में भी हो सकता है, बट यहाँ नागरिक अपने देश के होने चाहिए। और जीडीपी में जो हम लोग बात कर रहे थे उसमें नागरिक जो है वो कहीं के भी हो सकते हैं, लेकिन जो प्रोडक्शन है वो अपने देश का होता है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? जीडीपी किसी देश की सीमाओं के अंदर नागरिकों और गैर नागरिकों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है, जबकि जीएनपी केवल एक देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापता है। लेकिन दोनों क्षेत्र, घरेलू क्षेत्र हो गया अपने देश के अंदर और विदेश में देश के बाहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाख सृजन किसके द्वारा होता है। तो ये हम लोग को पता है, व्यावसायिक बैंक करती है शाख सृजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति एमपीसी का मान 1 है तो सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का मान क्या होगा। हमें पता है, हम लोगों ने सॉल्व किया है ना, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। इसमें हमें मिला हुआ है एमपीसी का मान, ठीक है, तो उसके प्लेस पे हम लोग 1 लिख देंगे प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1। फिर हमें क्या चाहिए? एमपीएस इज इक्वल टू 1 और ये 1 वहाँ गया तो माइनस हो गया, ठीक है, 1 माइनस 1, तो एमपीएस की वैल्यू क्या आई? 0। बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित करें। हमें पता है अप्रत्यक्ष कर जो होते हैं जिसका कि बर्डन किसी और पे डाल दिया जाता है, ठीक है। तो अप्रत्यक्ष कर उन सभी वस्तुओं सेवाओं पे लगाए जाते हैं, न कि आय और मुनाफे पर। यह एक खुदरा स्टोर या उपभोक्ता से एक मध्यस्थ तथा कर का अंतिम बोझ वहन करने वालों द्वारा लिया जाता है। उदाहरण के लिए जीएसटी, बिक्री कर। जीएसटी या बिक्री कर किस पे लगाया जा रहा है? जनरली वो लगाया जा रहा है प्रोड्यूसर्स पे, शॉपकीपर्स पे, लेकिन वो किस पे डाल दिया जा रहा है? वो अपने कस्टमर्स पे डाल देते हैं, कंज्यूमर्स पे डाल देते हैं। तो ये उस टाइप का टैक्स होता है जो जिस पे लगाया जाता है, वो तो पहले तो वो दे देता है लेकिन फिर वो उसको ले लेता है अपने दूसरे कस्टमर्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी निवेश से आप क्या समझते हैं। तो विदेशी निवेश का मतलब है कि ऐसा निवेश करना जो कोई कंपनी या देश का व्यक्ति करता है, लेकिन वो कहाँ करता है? दूसरे देश में, विदेशों में करता है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी के लिए भी कर सकता है या कंपनी के लिए भी कर सकता है, ठीक है। तो आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं? विदेशी निवेश वह निवेश है जब कोई कंपनी या एक देश का व्यक्ति दूसरे देश में स्थित कंपनी की संपत्ति या स्वामित्व हिस्सेदारी पर निवेश करता है। अब नेक्स्ट हमारा खंड ब, ये सेकेंड सेक्शन है। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक फर्म क्षेत्र की व्याख्या करें। फर्म क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ा है, वो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फर्म क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? फर्म क्षेत्र में वही लोग शामिल होते हैं जो सिर्फ व्यापार या कुछ उत्पादन करते हैं। फर्म घरेलू क्षेत्र से साधन सेवाएं प्राप्त करती है और साधन सेवाओं की सहायता से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करती है। फर्म राजस्व के बदले इन वस्तुओं और सेवाओं को घरेलू, सरकारी और विदेशी क्षेत्रों में बेचते हैं, पर घरों को साधन सेवाओं और विदेशी क्षेत्रों से आयात के बदले भुगतान भी करते हैं और सरकार से सब्सिडी प्राप्त करते हैं और सरकार को करों का भुगतान भी करते हैं। तो हम लोग जब ये आंसर लिखेंगे तो फर्म क्षेत्र क्या है वो लिखेंगे, उसके बाद इनका संबंध लिखेंगे घरेलू क्षेत्र से, विदेशी क्षेत्र से और
सरकार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विचार की क्लासिक की परंपरा को स्पष्ट कीजिए। हमें पता है क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, फिर ये जिनको हम लोग परंपरावादी अर्थशास्त्री कहते हैं, प्रतिष्ठित, ठीक है। तो इसमें मेनली केन्स का नाम आता है, लेकिन एडम स्मिथ, जेबी से, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, ये सब भी आते हैं, ठीक है। क्लासिकल अर्थशास्त्री के मुख्य विचारक थे एडम स्मिथ, जेबी से, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल। क्लासिकल स्कूल का मुख्य विचार यह था कि बाजार सबसे अच्छा तब काम करता है जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता है, मीन्स कोई डिस्टर्ब नहीं करे, वो अपने तरीके से अपना निर्धारण कर रहा है हर चीज़ का, तब उस अच्छा काम कर रहा होता है। और सरकार के लिए सबसे छोटी भूमिका के अलावा कुछ नहीं होता, सरकार का इंटरफेरेंस नहीं चाहिए मार्केट को। माइक्रो इकोनॉमिक के संदर्भ में क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने माना कि अर्थव्यवस्था हमेशा एक स्वचालित स्वसमायोजन तंत्र के माध्यम से वास्तविक उत्पादन के पूर्ण रोजगार स्तर पर वापस आ जाएगी। मतलब कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट जो थे, क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कहा था कि बाजार को कोई भी कंट्रोल ना करे, वो अपने सिचुएशन को खुद हैंडल कर लेगा और खुद ही वो बैलेंस में बना लेगा, इसमें कोई भी गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। तो पूर्ण रोजगार की स्थिति पे बाजार खुद वापस आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए कि चाय अंतिम तथा मध्यवर्ती वस्तु दोनों हो सकती है। अंतिम वस्तु क्या होती है? जिसको कि हम लोगों ने यूज़ किया तो वो ख़त्म हो गई। मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? जिसका हम लोग प्रोडक्शन पर्पस में फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो चाय कैसे दोनों तरह की वस्तु है? तो चाय को हम लोग अंतिम वस्तु तब मानेंगे जब हम लोग उसे घर में अपनी फैमिली के साथ पीते हैं, तो ये एक अंतिम वस्तु होती है। वो चाय हम लोगों ने बनाया और पी लिया, वो ख़त्म हो गई, ठीक है, इससे कोई भी न्यू प्रोडक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब यही चाय को हम लोग रेस्टोरेंट में जा कर के पीते हैं तो उसके बदले में हम लोग वहाँ पे पैसे देते हैं, तो वहाँ पे चाय क्या है? उसकी प्रोडक्शन में काम आ रही है। दैट मीन्स उसने उसे बिजनेस पर्पज़ पे यूज़ किया, वो इसकी इनकम को बढ़ा रही है और वो उस इनकम से फिर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे चाय क्या है? मध्यवर्ती वस्तु। तो इस तरह से हम लोग समझ सकते हैं कि चाय दोनों तरह की वस्तु है। अब आंसर कैसे लिखेंगे? चाय अंतिम और मध्यवर्ती दोनों प्रकार की वस्तु हो सकती है। यदि घरेलू क्षेत्र द्वारा चाय की उपभोग की जा रही है तो यह अंतिम वस्तु है, और यदि किसी कॉस्मेटिक्स कंपनी में चाय को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है तो यह मध्यवर्ती वस्तु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा को लेखे की इकाई कहा जाता है, इस कथन से क्या तात्पर्य है? यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, लेकर हो गया है, यहाँ पे कर लीजिएगा लेखे की इकाई। मुद्रा एक सामान्य माध्यम या मूल्य इकाई के रूप में काम करती है। लेखे की इकाई एक ऐसी चीज़ है जिसका उपयोग वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य निर्धारण का रिकॉर्ड करने तथा गणना करने के लिए किया जाता है। दूसरे शब्दों में मुद्रा मूल्य को मापने का कार्य करती है। लेखे की इकाई का मतलब हो गया लिखकर हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं कि हाँ हमने ऐसा लिख दिया तो ये इतनी मुद्रा है, ये इतने पैसे हैं। दैट मीन्स मुद्रा को क्या लीगली अथोराइज्ड किया गया है कि हर लोग इसे मानेंगे। हम लोग अगर कैश किसी को नहीं दे और हम लोग चेक दे दें, ठीक है, चेक क्या है? एक लिखित रूप ही है कि मैंने 10,000 लिख दिया उसमें, तो मैंने 10,000 उतना दे दिया। तो इस तरह से मुद्रा को क्या मिला हुआ है? अथोराइज्ड मिला, लीगली सरकार की मान्यता मिली हुई है कि इसे इस रूप में स्वीकार किया जाए। तो यही हो गया, मुद्रा लेखे की इकाई के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशित निवेश और यथार्थ निवेश में क्या अंतर है? प्रत्याशित निवेश क्या है? एक वर्ष की अवधि के दौरान वांछित या निवेदित निवेश को संदर्भित करता है। दैट मीन्स हमने जो योजना बनाई है कि हम लोग अपने 1 साल के अंदर इतनी सेविंग करेंगे और इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ये क्या हो गया? प्रत्याशित निवेश। यथार्थ निवेश क्या है? एक वर्ष की अवधि के दौरान अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश को संदर्भित करता है। राष्ट्रीय आय की गणना में इस निवेश के पहलू पर विचार किया जाता है। यथार्थ निवेश योजना बनाई गई, प्रस्ताव। वास्तविक निवेश जो हम लोग एक्चुअल में कर पाते हैं, क्योंकि जो हम लोग पहले से प्लानिंग करते हैं वो एक्चुअल में कम्प्लीटली नहीं भी हो पाता है, तो जो हम लोग वास्तविकता में कर पाते हैं, जो हम लोग डेफिनेटली जितना इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, वो हमारा वास्तविक निवेश होता है। और जब हम लोग नेशनल इनकम का कैलकुलेशन करते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, तो इसमें ये वास्तविक वाला हमारा निवेश शामिल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखें। सरकारी बजट के क्या क्या उद्देश्य हैं? क्या उद्देश्य है? सबसे पहले तो सरकारी बजट बनाई जाती है आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए, गरीबी बेरोजगारी को दूर करने के लिए, असमानताओं को दूर करके आय का सही समायोजन करने के लिए, बाजार में मूल्य व आर्थिक स्थिरता बनाए रखने के लिए, और अन्य सभी क्षेत्रों रेल, बिजली, वित्त, अनाज, खाद्य पदार्थ और बैंक के लिए भी फंड रखा जाता है इसमें। मतलब मूल रूप से हम लोग कह सकते हैं कि बजट बनाने का मेन उद्देश्य होता है सभी का विकास करना, ठीक है।
आर्थिक विकास करना या सभी तरह के लोगों का विकास करना। जो असमानताएं हैं, मीन्स अमीरों से ज़्यादा टैक्स लेना, गरीबों को सब्सिडी देना, जैसे कि उनके बीच का जो डिफरेंस है उसको कम किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेशी व्यापार किस देश की समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है? विदेशी व्यापार किसी देश की समग्र मांग को किस प्रकार प्रभावित करता है? विदेशी व्यापार क्या होता है? दो प्रकार से मांगों को प्रभावित करता है, ठीक है। यदि हमारे निर्यात में वृद्धि होगी, दैट मीन्स निर्यात आयात से अधिक होगा, दैट मीन्स कुल मांग बढ़ रही है, ठीक है। समझिए इसको ऐसे कि अगर हमारा निर्यात ज़्यादा है, हम लोग बेच रहे हैं, ज़्यादा सेल कर रहे हैं, आयात हमारा कम हो रहा है, दैट मीन्स उस जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी डिमांड अधिक है, ठीक है। जस्ट अपोजिट सिचुएशन में आते हैं, शुद्ध निर्यात में कमी। पहला हमारा शुद्ध निर्यात में वृद्धि, दूसरा कमी जैसे इसका अपोजिट सिचुएशन होगा, जब निर्यात आयात से कम होता है तो कुल मांग घट जाती है। नेक्स्ट आते हैं खंड सी में, इसमें से आपको कोई 3 क्वेश्चन ही करने होंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। निम्नलिखित को परिभाषित करें। माल सूची क्या है? माल सूची होता है कि किसी व्यापार या उद्योग में जो सामान लगते हैं, जो कच्चे माल लगते हैं, उनकी एक सूची लिस्ट बनाई जाती है, उसी को माल सूची कहते हैं। 3 प्रकार की होती है ये। इन्वेंट्री में कच्चा माल, कार्य प्रकृति और तैयार माल शामिल है। मीन्स जब हम लोग कोई प्रोडक्शन लगाते हैं तो उसमें जो रॉ मटेरियल्स लगते हैं, ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए जो हम लोग उसमें लगाते हैं, और तीसरा जो हम लोगों ने प्रोडक्ट को कंप्लीट कर लिया है वो। तो ये तीनों तरह की लिस्टिंग जो होती है उसको हम लोग माल सूची कहते हैं। नेक्स्ट है ब्याज। ब्याज तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ब्याज हमेशा इंटरेस्ट होता है जो कि किसी भी उधार कर्ज के बदले में दिया जाता है, ठीक है। ब्याज वह राशि है जो दूसरे के पैसे के उपभोग के लिए भुगतान की जाती है। जब आप उधारदाताओं से पैसा उधार लेते हैं तो आप ब्याज का भुगतान करते हैं। आप कर्जदारों को पैसा उधार देते हैं तो उससे आपका ब्याज मिलता है। इसे तो मौद्रिक शर्तों का भुगतान की दर में व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध निवेश। शुद्ध निवेश संपत्ति के संबंधित मूल्यह्रास को घटाकर एक कंपनी द्वारा पूंजीगत संपत्ति खरीदने के लिए खर्च की गई कुल राशि है। शुद्ध निवेश का मतलब जो हमने खरीदी है, कोई भी प्रॉपर्टी को खरीदी है जिसको हम लोग पूंजी के रूप में काम में लाने वाले हैं, वो होता है शुद्ध निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, राष्ट्रीय आय मापन की विधि का वर्णन करें। हमें पता है राष्ट्रीय आय की व्यय विधि का वर्णन। क्वेश्चन में क्या होना चाहिए? व्यय विधि। व्यय यहाँ पे छूट गया है, ठीक है। राष्ट्रीय आय मापन की व्यय विधि का वर्णन करें। व्यय विधि क्या है? ये वह विधि होती है जिसके द्वारा एक लेखा वर्ष में बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद पर किए गए अंतिम आय को नापा जाता है, या अंतिम व्यय को नापा जाता है, या अंतिम व्यय बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होती है। अब व्यय विधि से हम लोग कैसे राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं वो हम लोग देखेंगे। जितना भी व्यय एक्सपेंसेस हो रहे हैं उन सभी पार्ट को जोड़ देते हैं तो हमें व्यय विधि से राष्ट्रीय आय मिलते हैं, और इसमें कुछ स्पेशल फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट भी करना होता है। अभी हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे। पहला क्या करना है? अंतिम व्यय करने वाली आर्थिक इकाइयों की पहचान करनी है। जहाँ पे अंतिम व्यय हो रहा है, ठीक है, जैसे घरेलू क्षेत्र ने कितना व्यय किया, फर्म, उत्पादन क्षेत्र, सरकारी क्षेत्र और पूरा विश्व, जो सर्कुलर फ्लो के 4 सेक्टर्स होते हैं, उस चारों सेक्टर्स में कितना व्यय हो रहा है उसको पहले पहचानना है। उसके बाद क्या करना है? अंतिम व्यय का वर्गीकरण। इसमें क्या होता है? निजी अंतिम उपभोग व्यय, प्राइवेट सेक्टर ने जितना फाइनल कंजप्शन एक्सपेंसेस किए हैं। दूसरा क्या? सकल स्थायी घरेलू पूंजी निर्माण, सरकार का अंतिम उपभोग व्यय और स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात, ठीक है। ये सारे फैक्टर हमारे अंतिम व्यय में अलग अलग क्लासिफाइड किए जाएंगे। फिर बिंदु 2 जोड़कर जीडीपी एट एमपी की गणना करें। बिंदु 2 में हमने जो कुछ भी लिखा है इन सारे आइटम्स को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? जीडीपी एट एमपी। अब क्या करना है? जीडीपी एट एमपी के लिए निजी अंतिम उपभोग, सकल स्थायी पूंजी, सरकार का अंतिम उपभोग, स्टॉक में परिवर्तन और शुद्ध निर्यात, जो हम लोगों ने लिखा है पॉइंट नंबर 2 में, उन सभी को हम लोग जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा जीडीपी एट एमपी। अब इसके बाद हमें पहुंचना कहाँ है? एनएनपी एट एफसी पे। एनएनपी एट एफसी पे पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा? जीडीपी एट एमपी में जो मूल्यह्रास है, डिप्रिशिएशन है, प्लस करना है विदेशों से जो हमें साधन आय मिल रही है, उसमें हम लोगों को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि टैक्स जो हमारा है वो हमें पे करना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिल जाएगा एनएनपी एट
FC। नेक्स्ट है मुद्रा गुणक क्या है, इसका मूल्य निर्धारण कैसे होता है, इसका मूल्य का निर्धारण कैसे होता है। मुद्रा गुणक क्या है, यह वह राशि होती है जो बैंक जमा के रूप में धन की प्रत्येक इकाई के साथ जमा करता है। मतलब जब जब हम लोग बैंक में जमा करते हैं तो वो कुछ इकाई के साथ हमारा कुछ पैसा को रिजर्व रखता है, जमा रखता है, जिससे वह आरक्षित के रूप में रखता है। वो हमेशा हमारे अकाउंट में जमा रखता है, उसमें से कुछ पैसे वो अपने पास रखता है एज ए रिजर्व रेशियो। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं धन गुणक वह संख्या है जिसके द्वारा जमा दिए गए परिवर्तन की कुल जमा में वृद्धि हो सकती है। मुद्रा गुणक के निर्धारण को एक उदाहरण द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण को समझेंगे तो ये एग्जैक्ट आंसर समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि हमारा जो प्राइमरी डिपॉजिट है, प्राथमिक जमा है, सबसे पहले हम लोग जब बैंक में पहली बार जमा करने जाते हैं तो हमने 1000 रुपये जमा किए। अब बैंक उसमें से 900 रुपये उधार देता है, मतलब कि प्राथमिक जमा में नगद आरक्षित को माइनस करके गौण जमा मिलता है हमें। तो वो 1000 रुपये जो हमने जमा किए हैं उसमें से 100 रुपये लेस करके, मतलब 100 का 10% वो अपने पास रिजर्व के रूप में रख लेगा और बाकी को वो किसी और को उधार के रूप में दे देता है। तो 1000 में 100 रुपये उसने रख लिया अपने पास एज ए रिजर्व रेशियो और 900 रुपीज़ उन्होंने किसी कर्जदार को दे दिए एज ए लोन। बैंक उसके लेनदार को केवल उसके खाते में राशि देगा जो उसके नाम पर खोला गया है। अब बैंक ने जब दिया है किसी को लोन तो वो उसके अकाउंट्स में उसके नाम से अकाउंट खोल देता है और उसके अकाउंट में वो पैसे को वो डाल देता है। बैंक कर्जदार जो है वो भी बैंक में अपने पैसे जमा करता है। बैंक ₹900 में से 810 रुपये उधार दे सकता है जो प्राथमिक जमा के रूप में दूसरे दौर में बैंक में वापस आ जाता है। यह प्रक्रिया जारी रहेगी और यदि कोई नकदी रिसाव नहीं है तो रेट सृजन की प्रक्रिया नीचे दी गई है। अब क्या हो रहा है, बैंक से जिसने भी लोन लिया वो जहाँ भी जाकर के उस पैसे को खर्च करेगा वो वापस किसी न किसी बैंक में ही जानी चाहिए। मतलब यहाँ जितनी भी कमर्शियल्स बैंक है सभी एक ब्रांच है, वो एक बैंक से निकली, यूज़ हुई और वो दूसरे बैंक में जहाँ भी यूज़ की गई, वो जिसे पेमेंट या एक्सपेंसेस जहाँ किए गए वो स्पेसिफिक पर्सन फिर जाके उस पैसे को दूसरे बैंक में जमा करता है। दैट मीन्स वो पैसे फिर दूसरे बैंक के लिए प्राथमिक जमा बन जाती है, फिर से बैंक उसका 10% कट करेगी। तो इस तरह से बैंक एक ही राशि का बार बार उसको लोन के रूप में दे करके उसका 10% काट के मनी को इंक्रीज़ करती है। जैसे कि प्राइमरी डिपॉजिट जो था वो 1000 रुपये का था, उसमें कैश रिजर्व रेशियो बैंक ने 100 रुपीज़ 10% के अकॉर्डिंग रख लिए और फिर दूसरे को दूसरे को दिया गया 900 रुपये का लोन। अब फिर वो 900 रुपये कहीं ना कहीं से होकर के फिर दूसरे बैंक के पास आ गया। अब उसमें का फिर 10% दैट मीन्स 90 रुपीज़ बैंक अपने पास रखती है एज ए CRR और 810 रुपीज़ फिर किसी थर्ड स्पेसिफिक पर्सन को एज ए लोन दे देती है। अब उसके बाद ये 810 रुपीज़ फिर से प्राइमरी डिपॉजिट बन के कहीं ना कहीं बैंक के पास वापस आते हैं। बैंक फिर उसका 10% दैट मीन्स 81 रुपीज़ अपने पास रखेगी और बाकी का 729 रुपीज़ थर्ड पर्सन को फिर से एज ए लोन दे देगी। और ये जो प्रोसेस है ये हमेशा चलता ही रहता है। तो इसमें हम लोग मुद्रा गुणक का मूल्य कैसे निकालेंगे, 1/LRR। यहाँ L क्या है, लीगल रिजर्व रेशियो। LRR हम कैसे निकाल सकते हैं, CRR + SLR करके हमारा LRR निकलेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि एक स्पेसिफिक प्राइमरी डिपॉजिट को बैंक उसमें से रिजर्व रेशियो अपने पास रख करके बार बार उस पैसे को लोन देती है और वो पैसे बार बार बैंक के पास प्राइमरी डिपॉजिट बनकर आते हैं। इस तरह से बैंक उस पैसे को इंक्रीज़ कर देती है। इसी को क्रेडिट क्रिएशन या मनी क्रिएशन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर क्या है। बैंक दर मुद्रा की पूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करता है। बैंक दर क्या है, जिस तरह से हम लोग बैंक में अपने पैसे रखते हैं तो हमें कुछ स्पेसिफिक देनी पड़ती है, अमाउंट उन्हें छोड़ना पड़ता है। उसी तरह से कमर्शियल बैंक्स जब सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक के पास अपने पैसे रखते हैं तो उनका भी कुछ फिक्स्ड अमाउंट वहाँ रिजर्व होता है, वही होता है बैंक दर। ब्याज की न्यूनतम दर जो केंद्रीय बैंक घरेलू बैंकों को ऋण देते समय चार्ज करता है उसे बैंक दर कहते हैं। मतलब ध्यान दीजिएगा फिर से एक बार, ब्याज की न्यूनतम दर जो इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है कमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए, उसी तरह सेंट्रल बैंक भी कमर्शियल बैंक्स को जब लोन देता है तो उसके लिए एक इंटरेस्ट रेट फिक्स करता है, कुछ चार्ज करता है इंटरेस्ट, उस इंटरेस्ट को ही बैंक दर कहा जाता है। जब कोई फंड
जब कोई बैंक फंड की कमी से ग्रस्त होता है तो वह सेवाएं जारी रखने के लिए आरबीआई से पैसे उधार ले सकता है। जैसे कि कोई कस्टमर को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो कमर्शियल बैंक से लेता है, उससे कमर्शियल बैंक को जब ज़रूरत पड़ती है तो वो सेंट्रल बैंक से लोन लेता है। सेंट्रल बैंक क्या, उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज करती है, वही बैंक रेट होता है। अब ये मुद्रा की आपूर्ति को किस प्रकार प्रभावित करती है ये देखते हैं। जब केंद्रीय बैंक दर में वृद्धि करता है तो यह उधार लेने की लागत को बढ़ाता है और इसलिए उधारकर्ताओं को ऋण देने में हतोत्साहित करता है। इसलिए साख निर्माण की प्रक्रिया और धन का प्रवाह भी कम हो जाता है। दैट मीन्स बैंक दर जब बढ़ जाएगा, दैट मीन्स लोन लेना महंगा हो गया। अब लोग लोन लेंगे तो उन्हें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तब वो लोन लेना कम कर देंगे, जिससे कि इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में पैसे नहीं आएंगे और मनी का रोटेशन कम हो जाएगा। जस्ट अपोजिट सिचुएशन, जब केंद्रीय बैंक दर में कमी करता है तो उधारकर्ताओं को अधिक से अधिक ऋण लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। ऋण की उच्च मांग वाणिज्यिक बैंकों के ऋण निर्माण प्रक्रिया को भी बढ़ाते हैं। अब क्या हो रहा है, सेकेंड सिचुएशन में बैंक दर में कमी हो रही है तो लोन सस्ता हो गया, अब कम इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो अधिक से अधिक लोग लोन लेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा और इकोनॉमी में मनी का रोटेशन भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, यदि किसी अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग फलन C = 50 + 0.4y है तो स्वायत्त निवेश में 100 करोड़ रुपए की वृद्धि से संतुलन आय में होने वाली वृद्धि की गणना करें। स्वायत्त निवेश हमें मिला हुआ है 100 करोड़, ठीक है। उपभोग फलन हमें क्या मिला है, C = 50 + 0.4y, संतुलन आय y ये हमें निकालना है। स्वायत्त निवेश क्या है, I = 100 करोड़। अब किन्स ने क्या दिया है उसके अनुसार हमें पता है कि AD = AS होता है, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, किन्स के अनुसार। तो AD हमारा Y हो गया, जितनी इनकम रहेगी उतना ही डिमांड होगा, प्लस = C + I, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। तो Y हमारा फाइंड आउट हमें करना है, C कितना है, कंजप्शन हमारा है 50 + 0.4y प्लस I हमारा 100, तो हम लोगों ने बस इसे इस फॉर्मूला में पुट कर दिया। Y = 150 + 0.4y। नेक्स्ट स्टेप में आ जाइए, Y = 0.4y = 150। अब यहाँ Y और Y ये दोनों मिलकर के 0.6y = 150, दैट मीन्स Y = 150 by 0.6, तो Y हमारा क्या आएगा, 250 करोड़। तो इसे हम लोग AD = AS और जस्ट इसी को हम लोग Y = C + I भी लिख सकते हैं। और इसे हमें चैप्टर में हमने पढ़ा है कि ये दोनों बराबर कैसे होते हैं, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर कैसे होती है। अब इस फार्मूला में हमें जो कुछ भी मिला हुआ है इसे हम लोग पुट करेंगे और हमारा आंसर बहुत ही आसानी से निकल आएगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने देखा मॉडल सेट 4 को भी। इस अकॉर्डिंग अच्छे से तैयारी करिए और आंसर लिखने की प्रैक्टिस भी करिए। थैंक यू।